हेलो, वेलकम टू स्टडी हब। आज का जो टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने इसके दो टॉपिक किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे। और ये जो आज का वीडियो जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें जो बहुत सारी जो विशेषताएं ली गई हैं वो किन देशों से ली गई हैं। संविधान सभा जो द्वारा जब संविधान को लिखा जा रहा था तो उस वक्त भारत ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को अपने संविधान में एज़ इट इज़ या थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया है। तो हमें इसमें वही पढ़ना है कि हमने किन किन देशों से क्या क्या लिया है। ठीक है, और यहाँ से रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं एक लाइन में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और इसका डीप स्टडी भी हमें करना है, लेकिन वो यूपीएससी लेवल का हो जाता है, तो वो मैं यहाँ पे भी नहीं करने वाला हूँ। मैं बस आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि हमारे संविधान में जो विशेषताएँ हैं, जो इम्पोर्टेंट विशेषताएँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपका एक एक्ट आया था 1935 में। लेकिन अभी आप बोलोगे कि सर अभी आपने बोला कि हमने कंट्री से लिया है और ये तो कंट्री है नहीं। सही है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके इसके पीछे जाना होगा हमें। जब संविधान बनने से पहले भारत में अंग्रेज़ों द्वारा बहुत सारी एक्ट भेजी जाती थी। ठीक है, बहुत सारे एक्ट को भेजा जाता था और उस एक्ट में भारत के लिए कानून होते थे। समय समय पे बहुत सारे एक्ट आते गए और हर एक एक्ट में नए नए कानून हुआ करते थे कि भारत को कैसे चलाना है। ठीक है, तो उसी में से एक आपका ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1935 लिखा नहीं है, लिख लेना आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये भी एक एक्ट आया था। ठीक है, इस एक्ट में क्या क्या थी? इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी विशेषताएं थी। और इसी एक्ट में से हमने मैक्सिमम चीज़ें उठा के अपने संविधान में रखा हुआ है। जो हमारा पूरा का पूरा संविधान है वो ऑलमोस्ट 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया हुआ है। और जो चीज़ें बच गई हैं वो हमने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सॉरी, कनाडा, ये इन देशों से लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखी हुई हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे फेडरल स्कीम, संघीय तंत्र, या हम इसको फेडरल सिस्टम भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम होगा। अब ये क्या है? फेडरल सिस्टम उसे कहा जाता है कि जैसे केंद्र में और राज्य में सरकारें होंगी। ठीक है, इन दोनों में क्या होंगी? सरकारें होंगी। अगर केवल केंद्र में सरकारें होती तो वो फेडरल सिस्टम नहीं कहा जाता। ठीक है, अगर केवल केंद्र में सरकारें होती तो उसे हम फेडरल सिस्टम नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ दोनों जगह सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर पे भी होती हैं और एक राज्य स्तर पे भी होती हैं। इस वजह से जो हमारे यहाँ पे क्या है? फेडरल सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ठीक है, ताकि कोई जो केंद्र है वो ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए और राज्यों पे अपना दबाव ना बना सके। राज्यों को भी अपनी कुछ विशेषता दी गई है, उन्हें भी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, केंद्र की भी कुछ शक्तियाँ हैं, दोनों अपनी शक्तियों का निर्वहन स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये गवर्नर राज्यपाल का कार्यालय। प्रत्येक राज्य में या दो राज्यों को मिला के एक गवर्नर होते हैं हर एक राज्य में। ठीक है, और उन राज्यपाल या उन गवर्नरों का जो कार्यालय होता है, उनके कार्यालय कैसे होंगे, क्या कामें होंगी, वो भी हमने कहाँ से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद हम आते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी में भी हमने कहाँ से उठाया? ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया हुआ है। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका की सिस्टम कैसी है? हम देखते हैं कि क्या केंद्र स्तर पे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। राज्य स्तर पे आते हैं तो हाई कोर्ट। और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम आते हैं, जिला स्तर पे आते हैं तो सिविल कोर्ट। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या है? सिस्टम है न्यायपालिका का, कि सबसे सर्वोच्च न्यायालय किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। फिर उच्च न्यायालय आपका हो गया हाई कोर्ट और उसके नीचे सिविल कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट एक राज्य के अलग भी हो सकते हैं या दो राज्यों तीन राज्यों को मिला के भी होता है, और सुप्रीम कोर्ट एक होता है, और सिविल कोर्ट हर एक राज्य का होता है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। ये जो है आपका, इसमें जो आईएएस और आईपीएस जो हमारे बनते हैं, ब्यूरोक्रेट जो निकलते हैं केंद्र लेवल पे, यूपीएससी। ठीक है, और स्टेट लेवल पे हो जाता है आपका स्टेट पीएससी। ठीक है,
केंद्र लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य में हो जाते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। ये क्या करती हैं, ये प्रशासनिक सेवा में जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ये नियुक्त करती हैं। उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे करवाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, लोक सेवा आयोग, जो आपके आईएएस और आईपीएस के एग्ज़ाम लेते हैं, सीएससी का एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न हम देखेंगे। इमरजेंसी का जो सिस्टम है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। अब ये क्या है, भारत में कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि उस वक्त हमें भारत में इमरजेंसी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। हालांकि ऐसा मौका केवल एक बार ही आया है, 1 से 2 बार ही आया है। इंदिरा गांधी के समय बहुत ही फेमस है, उस पर भी मैं कभी वीडियो लेके आऊँगा। तो उस वक्त इमरजेंसी लगाया गया था, ठीक है। तो इमरजेंसी लगाने के लिए आपके पास 3 आर्टिकल होते हैं, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ये एक चैप्टर है आपका पूरा, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा समझ लो। इमरजेंसी आपके 3 आर्टिकल से लगते हैं। कौन कौन से, एक होता है 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। ये 3 आर्टिकल का यूज़ करके हम क्या लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे लगता है, क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कैसे हटता है, ये सारी चीज़ें हमें जब इमरजेंसी पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इमरजेंसी का प्रावधान हमने कहाँ से उठाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण। जो प्रशासनिक विवरण है, कैसे हमारा प्रशासन काम करेगा, वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। उसके बाद हम आते हैं ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन। मतलब कि हमारे यहाँ जो सिस्टम होगा, एक तो फेडरल सिस्टम होगा, मतलब कि केंद्र राज्य दोनों में सरकारें होंगी। उसके बाद हम आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि वो तो ठीक है, केंद्र फेडरल सिस्टम होगा, लेकिन उसके साथ ही क्या होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, मतलब कि संसद द्वारा हमारा शासन चलेगा। तो केंद्र स्तर पे हम देखते हैं कि केंद्र स्तर पे हमारा 2 सदन होता है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा, ठीक है। ये हो गया आपका केंद्र की बात, ये हो गई केंद्र की बात। उसके बाद हम जब राज्य में आते हैं, तो जब हम राज्य में आते हैं तो राज्य में भी क्या होता है, राज्य में भी आपके 2 सदन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होते हैं आपके विधानमंडल, ठीक है, और एक होता है विधानसभा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट तो स्टेट लेवल पे कौन सी दो सभाएं होती हैं, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और एक होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधानमंडल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारे हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता वाला सिस्टम है, कि पूरे भारत के लिए पूरे भारत के लोगों के पास केवल एक नागरिकता होती है, वो भी किसकी, भारत की। अगर वहीं हम अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका के पास 2 नागरिकता होती है, एक उसके देश की होती है और दूसरा उनके राज्यों की। जैसे कि मान लो सपोज़ कोई एक स्टेट है कैलिफोर्निया, तो जो व्यक्ति कैलिफोर्निया में रह रहा है वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक कहलाएगा, और साथ ही साथ वो अमेरिका का भी नागरिक कहलाएगा। तो वहाँ जो सिस्टम हो जाता है वो हो जाता है द्वि नागरिकता वाला, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे 2 नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। सपोज़ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो जो भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं टू हाउस, द्वि सदन। वही वही बात है, हो गई कि केंद्र स्तर पे 2 सदन होंगी, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम कहते हैं विधानसभा या विधानमंडल, ठीक है। ये हो जाती है, आपको ये सब याद रखनी है। उसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो कानून बनेगा, कोई भी कानून जब बनता है तो कैसे बनता है, कानून बनाने के लिए एक बिल लाया जाता है। बिल आपके केंद्रीय स्तर पे जो सदनें होती हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से किसी एक सदन में वो बिल को रखा जाता है, पेश किया जाता है। जो सांसद होते हैं वहाँ पे उस पर चर्चा करते हैं, अपनी राय देते हैं, फिर वहाँ से उसे पास कराया जाता है। पास कराने के बाद सपोज़ मान लो लोकसभा में बिल आया, तो लोकसभा से पास करवा के उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा से पास करवा के उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति जब उस पर अपना सिग्नेचर कर देंगे तब वो कानून बन जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, कि कैसे करना है, क्या करना है, इसे भी हम डिटेल में पढ़ना है हमें। तो वो जो पूरा प्रोसीजर है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, भाई याद कुछ नहीं रखना है आपको, पर ये बस याद रखना है कि ब्रिटेन ने हम पे 3 से 350 साल राज किया है, ठीक।
तो थोड़ा बहुत तो हमारा प्रभाव उनका प्रभाव हम पे रहेगा ही। तो उनका जो पूरा सिस्टम था सरकार चलाने का, वही हम भी आज तक उसको परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हमने अपनाया हुआ है। क्योंकि ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है, वहाँ भी 2 सदन है, एक एकल नागरिकता है, वहाँ भी 2 हाउस है, ठीक है। हालांकि नाम अलग हो सकते हैं वहाँ पे हाउसेस के, लेकिन यही है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी सेम है। इसलिए हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीज़ें ली हुई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सॉरी। अब देखते हैं कि हम यूएसए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। और ये अभी तक जितना भी मैंने बताया उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ से हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ ली है, और ये एग्ज़ाम में इतना पूछा जाता है कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ आपको मिल जाएगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। आप प्रीवियस ईयर लगाओ आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है। यूएसए से हमने लिया है प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल किसे कहते हैं, प्रस्तावना किसे कहते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज होगा उस पे जो चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है, उस पे जो चीज़ें लिखी होंगी, जो जो वहाँ पे जो पूरा एक पैराग्राफ लिखा होगा उसे हम कहते हैं प्रियम्बल, ठीक है। इस प्रियम्बल में वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे बुक में लिखा हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि हमने उसे कम शब्दों में वहाँ पे वर्णित कर रखा है, ठीक है। इसी को हम अंदर में डिटेल में हमने लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक वर्ड से हमने पूरा एक टॉपिक बना बना के उस पर लिखा हुआ है, उस पर चर्चा की हुई है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो इस पे प्रियम्बल पे भी आपको पढ़ना है। तो ये इसी को कहते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल तो लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, प्रियम्बल लिया गया है अमेरिका से। लेकिन आपको ध्यान इसमें क्या रखना है कि प्रियम्बल की जो भाषा है, ठीक है, प्रियम्बल की जो भाषा है वो लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ये बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, प्रियम्बल हमने लिया है अमेरिका से, लेकिन प्रियम्बल की जो भाषा है वो हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, और उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है वो हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको तो आप याद ही कर लेना। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है। आपको पता है कि संविधान में आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, ठीक है। संविधान द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो जो अधिकार है ये भी हमने कहाँ से ले रखा है, अमेरिका से। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिएगा। अमेरिका आपको पता है कि बहुत ही पावरफुल कंट्री है, ठीक है। अमेरिका क्या है, बहुत ही पावरफुल कंट्री है। उससे बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे जैसे छोटे छोटे देशों पे वो सैंक्शन लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। उनकी इकोनॉमिक जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसको पूरी तरीके से। तो आपको पता है कि अमेरिका जो है बहुत ही पावरफुल कंट्री है, ठीक है। वो किसी भी छोटे मोटे देश पे या कभी कभी बड़े बड़े देशों पे को भी वो सैंक्शन लगा सकता है, वो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। और अमेरिका के पास क्या है, बहुत सारी शक्तियां हैं, सबसे पावरफुल कंट्री है। तो उसे बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, उसे बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। तो इसीलिए हमने फंडामेंटल राइट्स या हमने मौलिक अधिकार जो कहाँ से ले रखा है, अमेरिका से ले रखा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार, हिंदी वाले लिख लेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्याय पुनरावलोकन। अगर मान लो कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया, तो हम क्या करते हैं कि उसे फिर से रिव्यू के लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजते हैं कि फिर से आप ये अपने अपने जो डिसीजन दिया है उस पर एक बार फिर से गौर कीजिए, शायद कुछ मिस्टेक्स हो गई हो या कुछ गलतियां रह गई हों, कुछ तथ्य सामने नहीं आ पाए हों, जिसकी वजह से जो है वो डिसीजन हो सकता है कि बदल जाए, ठीक है। तो जुडिशियल जो रिव्यू है ये भी जो हमारा जो सिस्टम है ये भी हमने अमेरिका से ले रखा है, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उसकी न्यायपालिका है, जो उसकी जुडिशरी सिस्टम है वो स्वतंत्र रहे। क्योंकि अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो वो जो डिसीजन देंगे वो सही डिसीजन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी का दबाव रहेगा तो आप सही डिसीजन नहीं दे पाओगे। किसी की पॉलिटिशियन की या किसी सरकार की अगर आप पे प्रेशर है तो
अब सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे। तो इसे स्वतंत्र रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ताकि जो डिसीजन मिले, जो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या फिर हम कह सकते हैं हाई कोर्ट द्वारा जो डिसीजन आते हैं, वो किसी के प्रेशर और किसी के दबाव में नहीं, वो तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए दिया जाता है। तो इसलिए स्वतंत्र रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा सिस्टम है, यह भी हमने कहाँ से ले रखा है? अमेरिका से ले रखा है। उसके बाद प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो पद होगा वो हमने कहाँ से ले रखा है? वो भी हमने ले रखा है अमेरिका से। हालांकि यहाँ पे आपका वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों के पद जो है हमने कहाँ से ले रखे हैं? अमेरिका से। मतलब कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। और इसको भी याद रखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको पता है कि अमेरिका के पास क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अमेरिका के पास प्रेसिडेंट होता है, उसके पास पीएम नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते वहाँ पे क्या होते हैं? प्रेसिडेंट। तो इसीलिए हमने वहाँ से क्या ले रखा है? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट हमने रखा है कि भारत में प्रेसिडेंट होगा, तो उसको हटाना भी पड़ सकता है ना कभी। मान लो जो जिसे हमने नियुक्त किया एज अ प्रेसिडेंट, वो कुछ गलत करने लगे तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। तो चूँकि वो बहुत ही ऊंचा पद होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, संवैधानिक पद होता है, तो हम उसे ऐसे नहीं हटा सकते। तो उसके लिए हमें क्या लाना पड़ता है? उसके लिए हमें एक इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, एक महाभियोग लगाना पड़ता है, ठीक है। ये संसद द्वारा लगाया जाता है। इम्पीचमेंट ये संसद द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं, जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, संवैधानिक पद उसे कहा जाता है जिसका वर्णन संविधान में है। जैसे कि गवर्नर, है ना, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इन सब जो व्यक्ति हैं, इन सब का वर्णन हमारे संविधान में मिलता है। इसलिए हम इन्हें संवैधानिक पद कहते हैं। और संवैधानिक पद को हम ऐसे नहीं हटा सकते, उनके लिए हमें लगाना पड़ता है क्या? इम्पीचमेंट। अब ये इम्पीचमेंट कैसे लगता है, ये हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, ठीक है, कि कैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। और इसे हिंदी में कहते हैं महाभियोग, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं महाभियोग। चलिए, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। अच्छा, इसको याद भी रख सकते हो आप, कि जैसे अमेरिका वाला जितना भी यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इस सबको आपको याद रखना है, ठीक है। इस सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट हमने लिया है तो उसे हटाना होगा, तो ये दोनों एक साथ याद करना है अपन को। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्यों लेना, क्यों हमने लिया वहाँ से? क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, इसलिए हमने वहाँ से फंडामेंटल राइट्स ले लिया। वो अपने आप को सबका हेड समझता है अमेरिका, ठीक है। और प्रस्तावना इसलिए ले रखा है क्योंकि अमेरिका के पास सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास था, इसलिए हमने वहाँ से प्रेम्बल उठा लिया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, न्याय पुनर्विलोकन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये दोनों आपको साथ में याद करना है, ठीक है। ये दोनों आपको साथ में याद करना है, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आयरलैंड से हमने क्या लेकर रखा है? आयरलैंड से हमने ले रखा है DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसे हिंदी में कहते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा। देखो, राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार राज्यों को कुछ कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन ये कार्य करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, ठीक है। ये कार्य करने के लिए राज्य जो है मजबूर नहीं है। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ठीक, सिविल कोड, ठीक है, और पंचायती राज, ये सब राज्यों पे छोड़ दिया गया है। राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो करवाना चाहेंगे तो करवाएंगे, अदरवाइज़ नहीं करवाएंगे। आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते हो कि भाई इस राज्य में है, आप पंचायती राज चुनाव करवाइए, नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? DPSP इसको कहा जाता है। इससे बहुत सारी कार्य जो है वो राज्यों के लिए दी बताई गई हैं कि राज्य को ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ले रखा है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ले रखा है क्या? कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट यानी कि देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत को चलाने के लिए कानून चाहिए,
तो अब क्या होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें में टकराव टकराव का एक क्या बोल सकते हैं उसको, टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, कि हम इस पे कानून बनाएंगे, हम इस पे कानून बनाएंगे, यानी कि केंद्र सरकार कहता है कि हम इस पे कानून बनाएंगे और राज्य सरकार कहेगी कि नहीं, हम इस पे कानून बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ा कि उसके लिए हमारे यहाँ 3 तरीके के लिस्ट बनाए गए। कौन कौन सा? एक होता है आपका यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, संघ सूची। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आपका स्टेट लिस्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं राज्य सूची। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाता है क्या, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। ठीक है, तो इन तीनों सूची में कुछ सब्जेक्ट रखे गए हैं। सब्जेक्ट क्या रखे गए हैं, जैसे कि मैंने पहला बताया आपका यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट रखे गए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उसी तरह अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट रखे गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। और कंकरेंट लिस्ट ये ऐसा सूची है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर फिर भी टकराव होता है तो केंद्र सरकार के जो कानून हैं वो मान्य होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं फ्रांस से हमने क्या ले रखा है। तो फ्रांस से हमने ले रखा है इक्वालिटी, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र। मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब समझिए आप यहाँ पे। इक्वालिटी मतलब कि समता की बात की गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता मतलब कि इंडिपेंडेंस की बात की गई है, स्वतंत्र रहने की बात की गई है। ठीक है, कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है, अब वो किसी के दबाव में नहीं है, अंग्रेजों के दबाव में नहीं है। ठीक है, अपने फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र है। बंधुत्व मतलब फटर्निटी, मतलब कि फटर्निटी मतलब क्या हुआ कि भाईचारा। बंधुत्व मतलब भाईचारा बनाए रखना है हमें अपने आप में। ठीक है, अपनों से। रिपब्लिक, गणतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक रिपब्लिक वो होता है जहाँ का जो मुखिया होता है, जो मुखिया होगा, मुखिया हमारे कौन है, पीएम है। ठीक है, राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये जो है वो ये जो पद होंगे ये चुने जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये वंशानुगत चलता आएगा, पीएम का बेटा पीएम, ठीक है, उसका फिर बेटा पीएम, ऐसा नहीं, ये हम जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कनाडा से हमने क्या ले रखा है। तो संघ शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आप बोलोगे सर 1935 से भी हमने फेडरल सिस्टम में उठा रखा था, यहाँ भी फेडरल सिस्टम है। तो ये कनाडा वाला जो फेडरल सिस्टम है, इसमें क्या खास बात है कि इसमें फेडरल सिस्टम ऐसा लेना है कि केंद्र सरकार को जो मजबूत कर सके। ठीक है, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वैसा फेडरल सिस्टम जो केंद्र सरकार को मजबूत कर सके। और हम वास्तविक तौर पे देखते भी हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है वो बहुत ही मजबूत है, मतलब बहुत ही नहीं लेकिन राज्य सरकार से तो मजबूती है। जैसे अभी हमने कंकरेंट लिस्ट वाले पे देखा कि अगर राज्य सरकार कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है तो उन दोनों में अगर टकराव होता है तो केंद्र सरकार की कानूनें मान्य होंगी। उसके बाद रसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ले रखा है रसिया से। अब देखो, हमें कुछ अधिकार तो मिल गए हैं आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन आपको अधिकार मिले हैं तो आपके कुछ कार्य भी होंगे। ठीक है, आपके लिए देश के प्रति कोई कार्य भी होंगे। तो इन कार्यों को हमने कहाँ से ले रखा है, रसिया से ले रखा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मूल कर्तव्य। अब कैसे, कौन कौन से कार्य, जैसे कि देश के प्रति मतलब कि अच्छा सोच रखना। ठीक है, सरकारी जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो सॉरी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो होते हैं उनका सम्मान करना। ठीक है, पर्यावरण का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हैं आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कि हमने जर्मनी से क्या ले रखा है। ठीक है, तो जर्मनी से हमने ले रखा है इमरजेंसी प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 356। अभी आप कहेंगे सर इमरजेंसी तो हमने वहाँ से ले रखा है आपका 1935 एक्ट से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इमरजेंसी है, ये जो इमरजेंसी है इसमें क्या खास बात है कि कुछ ऐसे वक्त में जब इमरजेंसी लगा हो तो कुछ आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, मतलब कि जो मौलिक अधिकार है उन्हें निरस्त कर दिया जाता है, वो मान्य नहीं होता है। आप उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 356, जब 356 के द्वारा इमरजेंसी भारत में लगेगा तो उस वक्त आपके मूल अधिकार का स्थगन हो जाएगा। मतलब कि जो
1 या 2 अधिकार को छोड़ के बाकी सारे अधिकार आपके निरस्त कर दिए जाएंगे जब तक इमरजेंसी भारत में रहेगा तब तक। ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो संविधान में कुछ कल को ऐड करना है, ठीक है, कुछ ऐड करना है तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर वाला सिस्टम है ये भी हमने कहाँ से ले रखा है, साउथ अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन कहाँ से ले रखा है, साउथ अफ्रीका से। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो सीरीज़ है ये हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा पूरा पॉलिटी कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू।